गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड टोटल टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अब आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जून से आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और एक ख़ास बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट आप लोगों की थी 1 मई 2023, लेकिन अब यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग 15 मई 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक अपना आवेदन नहीं किया है तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है। 15 मई 2023 तक आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट पे नया नोटिफिकेशन आया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कई बार कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कैवेंडिश के द्वारा। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आप लोगों से यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो मैं आपको बता दूं। आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। तो मैं आपको बता दूं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने ही ज्ञात किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको लर्न होना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ये दोनों ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स से रिलेटेड है। ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान किसने ज्ञात किया था। तो ये भी हेनरी कैवेंडिश ने ही ज्ञात किया था। और कैपिटल जी का मान होता कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में यानी 2022 में। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है धातु जिसे डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्नेलाइट तीनों से प्राप्त किया जा सकता है, वह धातु कौन सी है? ये आपको यहाँ पे बताना है।
4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों का किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया है धातु कर्म, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। और किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड है। इस टाइप का कई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया हुआ है, और जब मैं लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था वहाँ भी मैंने आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन कराए थे और कहा था आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा। अगर आपने धातु और उनके अयस्क वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग चैनल पर जाइएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको धातु कर्म वाला चैप्टर मिल जाएगा। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड पूरा एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, जहाँ पे मैंने आपको सभी धातु और उनके अयस्क के बारे में और साथ ही साथ मैंने आपको केमिकल फॉर्मूले भी बताए हुए हैं, और अलग से मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं केवल धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड। तो इन सभी वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा, ये जो डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है और ये कार्नेलाइट है, ये तीनों ही मैग्नीशियम धातु के अयस्क होते हैं। Mg, मैग्नीशियम को शॉर्ट में हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। यानी धातु जिसे डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्नेलाइट तीनों से प्राप्त किया जा सकता है, तो वह धातु कौन सी है, वो धातु है मैग्नीशियम। क्योंकि डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट ये तीनों ही मैग्नीशियम धातु के अयस्क होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अब देखिए, आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डोलोमाइट का फॉर्मूला बता दूं, और डोलोमाइट का फॉर्मूला आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्या होता है, MgCO3 डॉट CaCO3, ये किसका फॉर्मूला होता है, डोलोमाइट का। नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए, धातु और उनके अयस्क से रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जहां पे मैंने आपको धातु और उनके अयस्क के बारे में और उनके सूत्र के बारे में सब कुछ मैंने आपको बताया, केवल आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे डोलोमाइट का मैंने बता दिया। अब इसके बाद मैग्नेसाइट यहाँ पे लिखा है, ये मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका होता है MgCO3, ये होता है मैग्नेसाइट का, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देखिए, सब फॉर्मूले में Mg यहाँ पे आ रहा है, Mg से मतलब मैग्नीशियम होता है। अब कार्नेलाइट यहाँ पे लिखा है, कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ। तो देखिएगा, MgCl2 डॉट KCl, फिर इसके बाद यहाँ पे डॉट, फिर लास्ट में आएगा 6H2O, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये किसका होता है, कार्नेलाइट का होता है। अब देखिएगा, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्नेलाइट तीनों में ही आप लोगों को Mg यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। आप वैसे ही समझ जाएंगे कि ये तीनों ही मैग्नीशियम धातु के अयस्क होते हैं। तो धातु जिसे डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्नेलाइट तीनों से प्राप्त किया जा सकता है वह है, तो वह धातु आपकी हो जाएगी मैग्नीशियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर धातु और अयस्क वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आज के आज ही पढ़ लीजिएगा। चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। यानी हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोटॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो तुरंत आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है। चैप्टर मैंने आपका ऑलरेडी कंप्लीट
करवा दिया है। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कार्बन की बात हो रही, कार्बन को हम शॉर्ट में C से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक इसका होता है 6, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। और परमाणु भार भी यहाँ पे दिया है। देखिए अगर यहाँ पे परमाणु भार ना भी दिया होता तब भी हम यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या को निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या निकालने में परमाणु भार का कोई भी काम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ है, जो परमाणु क्रमांक होता है। देखिए परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऐसे भी आप इस रिलेशन को बोल सकते हैं, लेकिन जो मेन रिलेशन आपका होता है वो होता है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिएगा जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो कितना दिया गया हमें, यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक हमें 6 दिया गया है। और मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 6। और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के सभी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, केवल आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया है बायोमास, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी प्रणोदक, या फिर ऑप्शन डी कोल गैस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं, प्रणोदक। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में। और मैं आपको बता दूं, जब मैं लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था, इस टाइप के करीब मैंने 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। कहा था आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। लेंस की पावर P की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें दी गई है वो मीटर में है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो P इज इक्वल टू हमारा होगा 1/f। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमें अवतल लेंस दिया गया है। जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। यानी f इज इक्वल टू, फोकस दूरी हमें 2 मीटर दी गई है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, -2 मीटर लिखेंगे, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, आप सब लोगों को पता है। तो f इज इक्वल टू -2 मीटर हमें दिया गया है। तो लेंस की क्षमता हमसे यहाँ पे, लेंस की क्षमता हमसे पूछी जा रही है, तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1 लिखेंगे, और अपॉन में f यानी फोकस दूरी यहाँ पे -2, ये मैंने लिख दिया। अब देखिएगा इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। एक यहाँ पे छोटी संख्या है और इसमें हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से हम पहले डिवाइड करते हैं। देखिए ये निगेटिव का साइन अभी मैं लास्ट में लगा दूंगा जब सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 0 और पॉइंट लगाएंगे, तब जाके यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, और 2 5 जा 10, और यहाँ पे ये पूरा सॉल्व हो चुका है। हमें क्या मिला, 0.5 P की वैल्यू। और देखिएगा किसमें आएगा, डायोप्टर में, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। D से मतलब होता है डायोप्टर, ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक में थी, ठीक है, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए 0.5, अब यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको 0.5 कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं 0.5, अब 5 के आगे यहाँ पे 0 माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पे 0.5 लिखा है तो 0.5 इसके आगे 0.5 के आगे 0 माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ये मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस यहीं पे आपको कंफ्यूज किया गया है, जब आप सॉल्व करेंगे सॉल्व करने पर आपको यहाँ पे 0.5 मिलेगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे तो हमें ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका ये दिया गया है क्योंकि 0.5 और इसके आगे 0 माना जाता है और डी से मतलब यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि अमीटर के पैमाने पर 0 से 2 एम्पियर के मध्य 20 भाग चिन्हित हैं, तो अमीटर का अल्पतमांक हमें ज्ञात करना। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, मेजरमेंट वाले चैप्टर से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है क्योंकि अल्पतमांक पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें पता है। देखिएगा सबसे पहले हमें यहाँ पे पैमाने पर खानों की संख्या पता है जो कि यहाँ पे 20 है, जो यहाँ पे लिखा है ना कि अमीटर के पैमाने पर 0 से 2 एम्पियर के मध्य 20 भाग चिन्हित है। तो जो 20 भाग चिन्हित हैं ये हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? पैमाने पर खानों की संख्या। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, पैमाने पर खानों की संख्या हमें कितनी दी गई है? पैमाने पर खानों की संख्या इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 20 दिया गया है। जो यहाँ पे लिखा है ना कि अमीटर के पैमाने पर 0 से 2 एम्पियर के मध्य 20 भाग चिन्हित है, जो 20 भाग चिन्हित है ये पैमाने पर खानों की संख्या हमें दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पता है? हमें यहाँ पे अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक पता है जो कि 2 एम्पियर दिया गया, क्योंकि लिखा है ना कि अमीटर के पैमाने पर 0 से 2 एम्पियर के मध्य, तो समझिएगा जो अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक हो जाएगा वो 2 एम्पियर हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक, ठीक है, अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक, ये भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया। तो अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो हमें दिया गया है 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हमसे पूछा गया तो अमीटर का अल्पतमांक, यही हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो अमीटर का अल्पतमांक, तो अमीटर का अल्पतमांक इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा जो अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक है इसे लिखेंगे ऊपर और अपॉन में पैमाने पर खानों की संख्या जो दी गई है 20 ये लिखेंगे नीचे। यानी क्या हो जाएगा? तो अमीटर का अल्पतमांक इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक, इसे लिखेंगे ऊपर जो कि हमें 2 दिया है, और पैमाने पर खानों की संख्या जो हमें यहाँ पे 20 दी गई है, तो 2/20 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये 2 × 2 हो जाएगा और ये 2 × 10 20 हो जाएगा। 1/10 बचा है। अब 1 में हमें यहाँ पे देखिएगा 10 से डिवाइड करना है। 1 तो छोटी संख्या, तो पहले 0 फिर पॉइंट, यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा और यहाँ पे 1, 10 × 1 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा हमने सॉल्व कर लिया। 0.1 और किस में आएगा? एम्पियर में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 0.1 एम्पियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है। ये आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया हुआ था, बस आपको सॉल्व करना था। तो 0.1 या फिर आप बोल सकते हैं 0.1 एम्पियर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने कराया है और 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण उपस्थित होते हैं? जो एटम होता है, परमाणु जो होता है, इसके न्यूक्लियस में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है।
चार ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और प्लस आपके होते हैं न्यूट्रॉन। यानी जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो एटम होता है परमाणु, जो परमाणु का नाभिक होता है, न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो ये नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाने का काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नाभिक में उपस्थित नहीं होता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परमाणु के नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। रही बात इलेक्ट्रॉन की, तो ये नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है, ना कि ये नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु के नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। करीब 3 से 4 बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, कहा था आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिजिक्स का आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका एक चैप्टर है सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, उसी चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगों की परास है, रेंज पूछी गई है ध्वनि तरंगों की। देखिए ध्वनि तरंगे, इनको हम श्रव्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है, इनको हम श्रव्य तरंगे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि ध्वनि तरंगों की परास है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज से 45 किलो हर्ट्ज या फिर 45 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे होते हैं इनको हम श्रव्य तरंगे, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया, श्रव्य तरंगे ना लिख करके केवल ध्वनि तरंग यहाँ पे लिख दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम श्रव्य तरंगे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिएबल वेव्स। तो मैं आपको बता दूं, जो इन तरंगों की आवृत्ति होती है ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। देखिए यहाँ पे एक तो आपका हर्ट्ज में दिया है 20 और हर्ट्ज को लिखे तो HZ लिखा जाता है, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये फिर इसके बाद यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज लिख दिया गया, KHZ लिख दिया गया। अब अगर इस किलो हर्ट्ज को अगर आप हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपका यहाँ पे हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज होता है, तो 20 किलो हर्ट्ज बराबर अगर इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज भी लिखा हुआ मिल सकता है, और या फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस इसी किलो हर्ट्ज को अगर आप हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 20,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज, तो 20 किलो हर्ट्ज बराबर 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना, दोनों तरीके से परास याद कर लीजिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पारे का घनत्व होता है। आपसे पूछा गया कि पारे का घनत्व क्या होता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको घनत्व पता होना चाहिए। घनत्व क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। घनत्व को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेंसिटी।
घनत्व बराबर आपका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पारे का घनत्व पूछा गया, तो देखिए जो पारे का घनत्व होता है वो होता है यहाँ पे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये सीजीएस पद्धति में होता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि सीजीएस पद्धति में ऑप्शन दिया था, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर करना था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पारे का घनत्व होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है, बस आपको लर्न कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नेत्र की वह पतली झिल्ली जो कि प्रकाश को अंदर आने देती है वह है, वो झिल्ली कौन सी है, ये आपको बताना है। देखिए जो मानव नेत्र होता है, ठीक है, मानव नेत्र में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नेत्र की वह पतली झिल्ली जो कि प्रकाश को अंदर आने देती है वह है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया कॉर्निया, ऑप्शन बी पक्षमाभि मांसपेशियां, ऑप्शन सी रेटिना, या फिर ऑप्शन डी पुतली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा पुतली द्वारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, ये भी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, या फिर ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत आखिर ये होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा के वे स्रोत जो निरंतर निर्मित होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के वे स्रोत जो निरंतर यानी लगातार निर्मित होते रहते हैं, बनते रहते हैं, उनको हम नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे हो गया सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैव द्रव्यमान आदि, ये सब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो मैंने आपको सौर ऊर्जा के बारे में बताया, तो ऑप्शन में चेक करेंगे क्या कहीं सौर ऊर्जा लिखा है, ये देखिए ऑप्शन डी में लिखा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी जो सौर ऊर्जा है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में, ये 2021 के भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, और इसके अलावा भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। मैं आपको बता दूं, भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अलग से बना दी है, चैनल पर जाइएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको भौतिक राशियों और उनके मात्रक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। जितने मात्रक मैंने आपको बताए हैं उतना ही पढ़ लीजिएगा, उसी में से आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और देखिए मात्रक से रिलेटेड आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, और इसी टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 8 से लेकर के 12 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के मात्रक से रिलेटेड ही पूछे आते हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, मात्रक जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एम्पियर हो जाएगा। और देखिए आप लोगों से एक मात्रक और पूछा जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ठीक है, सीजीएस, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया। तो देखिए सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ये भी आपको ध्यान
रखना है। ये दोनों क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछा गया। निम्न में से कौन मृदु इस्पात से नहीं बना होता? इस्पात मतलब स्टील होता है। मृदु मतलब क्या होता है? मृदु मतलब आप बोल सकते हैं कोमल, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है कि निम्न में से कौन मृदु इस्पात से नहीं बना होता है? ऑप्शन ए दिया है विद्युत चुंबक, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर की कोर, ऑप्शन सी डायनेमो की कोर, या फिर ऑप्शन डी लाउड स्पीकर का चुंबक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको कई बार बताया कि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए साइंस में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 25 केमिस्ट्री के, 25 फिजिक्स के, तो आप लोगों को वहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपकी बुक के नहीं होते हैं, या फिर आउट ऑफ द सिलेबस भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, लाउड स्पीकर का चुंबक। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बता दूँ। देखिए, जो मृदु इस्पात होता है इससे अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो मृदु इस्पात होता है, मृदु इस्पात से अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है, जबकि ये जो लाउड स्पीकर का चुंबक होता है, इसका जो चुंबकत्व होता है वो स्थायी होता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि मृदु इस्पात से अस्थायी, ध्यान रखिएगा, मृदु इस्पात से अस्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है, जबकि जो लाउड स्पीकर होता है, जो लाउड स्पीकर का चुंबक होता है, इसका चुंबकत्व स्थायी होता है। तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन मृदु इस्पात से नहीं बना होता, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लाउड स्पीकर का चुंबक। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। चारों ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं, सदिश और अदिश राशियों को याद करने की एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई है सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए। अगर वो वीडियो आपने देख ली है तो आपको सदिश और अदिश राशियों में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा, 2023 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो को देख लीजिएगा। सदिश और अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक मैंने बताई है। एक बार ट्रिक वाली वीडियो देख लेंगे, सदिश और अदिश राशि में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कि अदिश राशि, तो अदिश राशि यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूछा गया था कि कौन सी अदिश राशि है, तो ये है द्रव्यमान, ऑप्शन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 3000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 यानी 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट ईयर के एंट्रेंस एग्जाम में। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें पता है। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखा है 3000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की आवृत्ति। तो देखिएगा, हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू, जो तरंग दैर्घ्य है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है? 3000, और वो भी एंगस्ट्रॉम में दी गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, मीटर में चेंज करना ही होगा, तभी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो देखिएगा, मैंने आपको एक रिलेशन बताया है कि एक एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो 3000 एंगस्ट्रॉम, जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3000 में हम 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे 3000 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ पे ये आपका मीटर में चेंज हो चुका है, क्योंकि
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 और मीटर। ठीक है, तो इसी रिलेशन की हेल्प से हमने यहाँ पे एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश का वेग होता कितना है, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। c इज इक्वल टू यहाँ पे हमें जो वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश का वेग है। ठीक है, ये आपको अपनी तरफ से रखना होगा, ये वैल्यू तो आपको पता ही होगी। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश का वेग, ये हम रख देंगे। फिर उसके बाद हमसे यहाँ पे आवृत्ति पूछी जा रही है, फ्रेक्वेंसी n की वैल्यू, फ्रेक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इज इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है, कई बार मैंने आपको बताया c/λ, इसी फॉर्मूले का हम यूज यहाँ पे करेंगे। अब देखिएगा c यानी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हम लिखेंगे अपॉन में लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको हमने चेंज किया मीटर में, तो 3000 और इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसमें हमें मिला था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को साफ करने जा रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह है नहीं, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी ये वाली लाइन मैं फिर से लिख दूंगा, जो n इज इक्वल टू c/λ मैंने लिखा, ये वाली लाइन मैं फिर से लिख दूंगा। तो अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए हमें क्या मिला था लास्ट में, n इज इक्वल टू c/λ था। c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश का वेग, और अपॉन में लैम्डा क्या था, हमने चेंज किया था। देखिए 3000 एंगस्ट्रॉम था दिया हुआ था, इसको हमने चेंज किया था मीटर में, तो 3000 × 10⁻⁻10 ये मीटर में आपका चेंज हो गया था। अब सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 और ये देखिएगा 3 × 1 = 3, 1 2 3 0। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, ऊपर 1 है और इंटू में यहाँ पे देखिएगा 10⁸, ये तो आपका है ही, और अपॉन में हमारे पास बचा है 1000 और देखिए जो 10⁻−10 है ना, इसको हम ऊपर भेज देंगे 10⁸ के पास। ठीक है, यानी अंश में, जब अंश में भेजेंगे तो यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो पावर 10⁻−10 थी ये प्लस हो जाएगी 10⁻10। ठीक है, क्योंकि हर से अंश में भेजेंगे तो पावर तो पॉजिटिव हो ही जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 10⁸ और 10⁻10, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 10⁻ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10⁻18। और 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 तो मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 10⁻18 में तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, 10⁻18 ही आएगा। और अपॉन में 1000 लिखा है, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 का ही मान 1000 होता है। 10 × 10 × 10 3 बार करेंगे तो आपको 1000 ही मिलेगा। तो 10⁻18 बटे में 10⁻3 ये मिला। अब देखिएगा ऊपर 10⁻18 आपका है, 10⁻3 को हम भेज देंगे अंश में, तो जब अंश में आएगा 10⁻3, ये पॉजिटिव में थी तो ऊपर आएगी तो निगेटिव में पावर हो जाएगी। तो 10⁻18 और गुणे में यहाँ पे 10⁻−3 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10⁻ हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। 18 में से 15, यहाँ पे 18 में से 3 को लेस कर देंगे तो 15 ही तो मिलेगा। और 10⁻15 प्लस में, क्योंकि देखिएगा 10⁻18 ये वाली पावर बड़ी है, पॉजिटिव वाली, निगेटिव वाली छोटी, तो 18 में से 3 को लेस करेंगे 15, 10⁻15। और ये तो आपका अभी हर्ट्ज में आया है, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक तो हर्ट्ज होता है। n की वैल्यू को निकाल लेना, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, 10⁻15 हर्ट्ज आया हुआ है। लेकिन जब आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो 10⁻15 हर्ट्ज आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन तो आपके गीगा हर्ट्ज में दिए गए हैं, GHz में दिए गए हैं। तो इसको चेंज कर लेंगे। मैं आपको बता दूं 1 गीगा हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 10⁻9 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 10⁻15 हर्ट्ज ये हमें मिला हुआ था, इसको गीगा हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 10⁻15 हर्ट्ज था, और 1 गीगा हर्ट्ज बराबर 10⁻9 हर्ट्ज होता। तो 10⁻9 से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 10⁻9 को ऊपर भेजेंगे, 10⁻15 ऊपर थी ही, और 10⁻9 को भेजेंगे तो इंटू में, और यहाँ पे पावर हर से अंश में जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस में थी तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अगर माइनस में होती तो ऊपर जाके प्लस में हो जाती, लेकिन यहाँ पे प्लस में तो इसीलिए ऊपर जाके माइनस में हो गई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻15 और यहाँ पे 10⁻−9, तो 15 में से 9 को लेस कर देंगे, 10⁻6
और अब जो आएगा ये आपका गीगाहर्ट्ज़ में होगा, ध्यान रखिएगा, और यही आंसर आपका होगा। अब पॉजिटिव में क्यों आया, क्योंकि 10 की घात 15 ये वाली पावर बड़ी थी पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली छोटी, तो इसीलिए यहाँ पे 10 की घात 6 गीगाहर्ट्ज़ कहाँ पे दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव था, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली मैं आप लोगों की क्लासेस लूँ, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है। मैक्सिमम सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है। 2023 की यूपी पॉलिटेक्निक की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। करीब आप लोगों को यहाँ पे 560 से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगी, और एक साइंस की प्लेलिस्ट बनी है टेस्ट की, वो भी चेक कर लीजिएगा। इन सबको ऐड कर दूँ तो 600 से ज़्यादा वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, 650 से ज़्यादा। अगर इतना आपने पढ़ा है ना तो वैसे ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।